इराकी इंटेलिजेंस ग्रुप सराया अल दम ने दावा किया है कि उसने बगदाद के पास अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट किया है। एक वीडियो भी ग्रुप ने जारी किया है और दावा किया है कि ये वीडियो हमले का है। इराकी इंटेलिजेंस जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, माफ कीजिएगा, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने, जिसको आप इराकी मिलिशिया भी कह सकते हैं, उन्होंने हमले का वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये दम भर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट कर दिया है। इराक में लगभग 65% के आसपास शिया आबादी है और खामनेई की मौत शायद यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है, जिसकी वजह से उग्र होते हुए वो दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, हाथ में एक नोट भी है और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि उन्होंने विक्टोरिया बेस पर हमला कर दिया है अमेरिका की। बिल्कुल। और देखिए इरबिल के अंदर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इससे पहले भी इराक के कई इलाकों में, इरबिल में खासतौर पर कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया गया था और उनके जो बेसिस है, हालांकि अमेरिका ने इससे पहले ही, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले अपनी वहां पे संख्या जो थी फोर्सेस की वो कम करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी कई वहां पर स्टाफ हैं, कई वहां पर अभी फोर्सेस के लोग हैं जो वहां मौजूद हैं। ऐसे में लगातार इराक की मिलिशिया की तरफ से ये अटैक किए जा रहे हैं और इरबिल को खासतौर पर अटैकों के दायरे में बहुत तेजी से यहां पर अटैक किया जा रहा है। अभी ताजा हालात यह है कि कॉन्सुलेट के साथ साथ उनके बेसिस को भी जो इराक की मिलिशिया है वो टारगेट कर रही है। तो बगदाद एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर इराक में लगातार, जिसको आप शिया फैक्शन भी कह सकते हैं, इसी के साथ साथ इराक मिलिशिया भी कह सकते हैं, उनका यह दावा है कि उन्होंने जो विक्टोरिया बेस है अमेरिका का, उसको टारगेट कर दिया है। जो ये इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप है सराया अल दम, इसी ने दावा किया है कि उसने बगदाद के पास अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट किया है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर फॉल आउट हो रहा है खामनेई की मौत का, तो वो ईरान और इसके बाद इराक में दिख रहा है। इराक में भी दिख रहा है और इसकी वजह है ये जो लड़ाई है, अगर आप इसे मैक्रो पिक्चर पे देखें तो ये ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर ईरान के बीच की है। ईरान ने भी एक ग्रेटर ईरान बनाया था, जिसे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। यानी इन शिया गुटों को जो कि इजराइल तक पहुंचते हैं, उनका एक पूरा कॉरिडोर कासिम सुलेमानी ने तैयार किया था। और इसी के कारण जो है ये जो सारे ग्रुप्स हैं, चाहे ये जिस ग्रुप का आपने नाम लिया, हज़ल शाबी का नाम लिया जाता है, हिजबुल्लाह का नाम लिया जाता है, इधर इजराइल के दूसरी तरफ हूतीज का नाम लिया जाता है, हमास है, तो इजराइल के चारों तरफ इस तरीके के गुटों का एक पूरा ताना बाना ईरान ने बनाया था और इसे ही माना जा रहा था। इजराइल का कहना है कि ये उसके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, क्योंकि उसे थ्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पढ़ने बीच में रोकेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमले को लेकर। ईरान का बड़ा दावा भी सामने। देखिए ईरान भी दावे कर रहा है कि वो भी रिटालिएट कर रहा है, वो ना सिर्फ अमेरिका के बेसिस को अटैक कर रहा है। इस बीच उनकी तरफ से कहा गया कि बहरीन में शेख ईसा में यूएस बेस पर हमला किया गया है। आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमले को लेकर ईरान ने भी ये कहा है कि हमने भी बहरीन में एक बार फिर से बड़े अटैक्स को अंजाम दिया। बहरीन के शेख ईसा में यूएस बेस पर हमले को लेकर आईआरजीसी का दावा भी सामने आया। यानी अब लगातार आईआरजीसी की तरफ से कहा कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों की मदद से इस बेस को टारगेट किया है। बहरीन में पहले भी उन लोकेशंस को, फिफ्थ फ्लीट को, जो आप कहते हैं सेंट्रल कमांड का फिफ्थ फ्लीट है, उसका वहां पर मौजूदगी है। और ऐसे में लगातार बहरीन भी एक बड़ा टारगेट लिस्ट में ईरान के है। और अब दोबारा से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके एक बेस को, अमेरिकी बेस को मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया है। तो बहरीन में शेख ईसा में यूएस बेस पर हमला, आईआरजीसी का यह दावा है। वहीं आप देख रहे हैं कि कैसे जो इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स है वो इस वक्त इराक में अलग अलग जगहों पर कह रहे हैं विक्टोरिया बेस के अमेरिका को उन्होंने टारगेट कर दिया है। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं देख रहा है और ईरान का एक के बाद एक अलग अलग जगहों को लेकर दावा आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों पर भी उसके हमले लगातार जारी हैं और ऐसा साफ दिख रहा है कि चौथे दिन भी इस युद्ध में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर आप तीनों के बयान देखें, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लंबा भी ये युद्ध चलेगा तो चलेगा, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सालों तक नहीं चलेगा। वहीं जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि इसको लंबा नहीं खींचने देंगे, क्योंकि एक सेंटिमेंट इन देशों में भी बन रहा है प्रणय कि आप कब तक ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, और शायद उसको भी एड्रेस करने की कोशिश है। जब ट्रंप कहते हैं कि ऐसी लहर अब आएगी वहां पर कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा।
बिल्कुल। ये लड़ाई कब होगी, कहां होगी, से अब सारी बहस इस पे आ गई कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी और अगर चलेगी तो आखिर होगा क्या और इसमें बाकी देशों के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। अब इसके आकलन किए जा रहे हैं, खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी, इस पर सारी चर्चा केंद्रित हो गई है। अगर आप तस्वीर देखें तो इसके अंदर अब तक करीब करीब 70 घंटे होने जा रहे हैं इस लड़ाई को और 70 घंटों के अंदर इसके अंदर 12 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। इवन यूरोप के जो देश हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं, जैसा कल भी आप जिक्र कर रही थी कि अगर यूरोप तक हिट होने लगा, क्योंकि अगर लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, क्योंकि यूरोप के भी कुछ बेसेस हैं इंडो पैसिफिक के इलाके के अंदर, जैसे खासतौर पर फ्रांस का बेस है इस इलाके के अंदर, आरएएफ का जो साइप्रस का बेस है वहां पर भी वार हुआ है ड्रोन का। तो ऐसे में इसका दायरा जितना फैला है, इसमें ये 1 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं और कई शहर इसके अंदर हिट हो चुके हैं, बड़ी तबाही हो चुकी है। तो अब सारा आकलन इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि ये लड़ाई खत्म करवाने के लिए अभी तो कोई लिवर नजर नहीं आ रहा, यानी जो दोनों पक्ष हैं उनको कोई बिठा सके टेबल के ऊपर, कोई बहुत मुश्किल है। मध्य पूर्व के देशों से भी आपने दुश्मनी ले ली। अब जिस ओमान के भरोसे आप पहले बातचीत कर भी रहे थे, आप वहां पर भी अटैक कर रहे हैं, वहां पर भी 2 ड्रोन से अटैक की खबर आई है। छोटे छोटे मध्य पूर्व के देश जहां पर आप अनेकों मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहे हैं, कौन सामने आएगा, पहल करेगा? हालांकि इसकी जरूरत है, नीड ऑफ द आवर यही है। लेकिन ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी अपना जो ऑफेंसिव है उसको जारी रख रहा है। ये लिए चलते हैं आपको आशुतोष हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ईरान का जो मिसाइल पावर है, कैपेबिलिटी है, ड्रोन की जो उसकी पूरी फौज है, एक बार बताइए ईरान की ताकत क्या क्या? हमने वो ड्रोन का जो पूरा जखीरा था वो दिखाया था। मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिसको इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर एरियल डोमिनेशन के साथ मार रहे हैं, वो अभी तक पलटवार कैसे कर रहा है, कैसे रियाद में मिसाइलें गिर रही हैं, कैसे जो है कुवैत से लेकर के दुबई में मिसाइलें गिरे। उसकी एक बड़ी वजह है ईरान की वो ताकत जो छुपी हुई है और अमेरिका यही चाहता था कि दुनिया के सामने आए। उसके पास ओमार क्रूज मिसाइल, आपको याद हो रियाद में क्रूज मिसाइल गिरी थी जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर। अमेरिका कह रहा था कि ईरान को अनुमति नहीं दी जा सकती 2000 किलोमीटर की। अब ये देखिए कि रेडार को चकमा देने की क्षमता है और यही एक बड़ी वजह है कि जहां जहां पर ये मिसाइलें गिरी, उसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत या सेजिल मिसाइल 2400 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है और जिसकी स्पीड है और ध्वनिगत से, जिसको साउंड स्पीड, साउंड वेलोसिटी के साथ जाना, सुपरसोनिक जिसको कहा जाता है, सुपरसोनिक से भी ज्यादा तेज रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये जाएगा तो जब तक आपका रेडार इसको पकड़ नहीं सकता, यानी उसके लिए जाहिर है कि आपको कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन की जरूरत पड़ेगी। उसकी तीसरी ताकत देखिए, खुर्मशहर मिसाइल। अब ये जो है इसकी जो मारक क्षमता है ये 3000 किलोमीटर तक है। हालांकि अभी तक के युद्ध में कहीं पर भी इसका इस्तेमाल अभी तक ईरान की ओर से करने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन इसका पेलोड 1800 किलो वजन इसका है और इसीलिए अमेरिका को डर था कि अगर इस पेलोड के साथ इस रफ्तार, इतनी दूर मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल ईरान के पास होगी तो इसमें वो न्यूक्लियर पेलोड डाल करके पश्चिम को निशाना बना सकता था और ये बड़ा डर था। अमेरिका चाहता था कि ईरान इसका इस्तेमाल करे ताकि दुनिया के सामने उसकी असली ताकत पता चले। ड्रोन का जखीरा, मिसाइलों के जखीरे में उसके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है इमाद बैलिस्टिक मिसाइल, 1700 किलोमीटर की क्षमता, यानी उसके निशाने पर इजराइल से लेकर के गल्फ के सारे देश आ जाते हैं। हवा में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी हवा में इसकी दिशा बदली जा सकती है। हमने ये भी देखा कि ईरान के पास मल्टीपल एक्सप्लोजिव जो डिवाइसेस है उस तरह की मिसाइलें भी है। आप ये देखिए, इस तरह का खतरा, इतनी तकनीक ईरान ने इवॉल्व कर ली थी वो भी तब जब खतरा था। सबसे खतरनाक गदर मिसाइल, 2000 किलोमीटर की रेंज जिसमें इजराइल भी जद में आता है और साइप्रस तक भी वो मिसाइलें पहुंच सकती हैं, जिसमें 750 किलो का जो पेलोड है, वजन, इतना गोला बारूद, इतना वजन ले जाकर के वहां पर एक्सप्लोड कर सकता है। हाजी कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रफ्तार जो पूरे गल्फ को निशाना बना सकती है, 500 किलो वजन ले जाकर के वो धमाका कर सकता है। ये मिसाइल अगर अमेरिका के किसी सैन्य बेस पर जाए, नेवल बेस पर जाए, एरियल एसेट पर जाए, कमांड कंट्रोल सेंटर पर जाए या रिहायशी इलाके में जाए, वहां धमाका होगा, रोकना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि 500 किलोमीटर का पेलोड है, एक्सप्लोज करेगा, उसका जो इलाका होगा, रेडियस, वो काफी ज्यादा होगा। शाहेद, सबसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल, 136 शाहेद ड्रोन, जिसका हमने देखा कि ईरान ने वो हिजबुल्लाह को भी मुहैया कराए थे, हमास को भी मुहैया कराए थे, इराक सीरिया से होते हुए बड़ी खेप गई है। आत्मघाती ड्रोन है, एक बार गए वापस नहीं आएंगे, जहां गए वहीं धमाका हुआ, खुद ये ड्रोन फटेंगे, उसके साथ आसपास का इलाका करीबन 25 से 50 मीटर का पूरा इलाका तबाह। गाइडेड मिसाइल जैसा है, यानी जीपीएस कोऑर्डिनेट हुए, ये आगे गए, ये वॉरहेड लेकर के गए, जहां गए वहां जाके फटेंगे और उसी के साथ सबसे ज्यादा इसी दम पर 16वें रैंक पर है ईरान। खाने को नहीं है, मुश्किलें हैं बहुत, लेकिन खर्चा पूरा किया है, लगातार किया है। 16वें नंबर पर है, अमेरिका से टकरा रहे हैं जो नंबर 1 डिफेंस के मामले में है। अमेरिकी फोर्स का ईरान पर बड़ा वार, ईरान के कोर कमांड कंट्रोल फैसिलिटी टारगेट किए गए हैं इस बार। ऐसे में क्या ये आर पार की लड़ाई और जो सबसे बड़ी लहर कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप,
डिफेंस सिस्टम पर। इस बड़े हमले से क्या अमेरिका इस बात को अचीव कर लेगा? क्या वो ईरान के आने वाले बाकी जो अटैक्स हैं, ड्रोन लॉन्च साइट पर, मिसाइल साइट पर हमला करके उसको रोकने में कामयाब होगा? मिलिट्री एयरफील्ड पर भी अमेरिका का हमला हुआ है। क्या यही वो बड़ी लहर है जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे? क्योंकि सभी को इंतजार होगा कि किसी एक तरीके से, अगर आप देखें तो इस युद्ध का अंत होना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि उन्होंने जितना जो उनके फैसिलिटी सेंटर्स हैं, जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, चाहे वो मिसाइल सेंटर्स हो, ड्रोन सेंटर्स हो, डिफेंस सिस्टम हो, उन सब पर अमेरिका ने इस वक्त बड़े हमले का दावा किया है। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आशुतोष, अब बात हो रही थी कि नंबर 1 जो है डिफेंस रैंकिंग में और नंबर 16 पर ईरान है, 1 पर अमेरिका। अमेरिका की क्या ताकत है? लेकिन उस 16 नंबर पर हमला करने के लिए उस नंबर 1 प्लेयर को किस तरह की ताकत लगानी पड़ी? कुछ इस तरह से ईरान पर हमला हुआ था। जब इसकी रूपरेखा बनी तो स्ट्रेटेजिक निशाने तय करने के साथ यह भी तय था कि किस हथियारों का इस्तेमाल होगा। फाइटर जेट्स कौन से? F-18, F-35, F-151 रैम, ये फाइटर जेट थे। इसी के साथ F-35I फाइटर जेट, F-15X फाइटर जेट, ये तमाम वो थे जो अलग अलग कैरियर क्राफ्ट पर भी थे और साथ ही सैन्य बेस जो मिडिल ईस्ट वहां तैनात थे। डेलिला मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल, ये वो मिसाइलें जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, गाइडेड भी हैं और इन्हीं का इस्तेमाल। इसी के साथ साथ पहली बार हमने देखा अमेरिका ने ल्यूकस ड्रोन, सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, खासकर छोटे ठिकानों को, जो स्मॉल कैप, जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको मारने के लिए। फाइटर जैसे F-18, F-35, F-1 जो अमेरिका की ताकत है कि जिनको कैरियर क्राफ्ट से भी टेक ऑफ किया जा सकता था। मिलिट्री बेस गल्फ में वहां भी इनकी तैनाती है, इजराइल में भी इनकी तैनाती थी। और इन खास मिसाइलों के साथ हमने वो देखे जब सेंटकॉम ने जो वीडियो जारी किए थे कि कैसे ये मिसाइल पेलोड के साथ उड़ रहे हैं और जाते हैं। जिस तरह के ठिकाने थे, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था और जितना महत्वपूर्ण ठिकाना था, फिर चाहे वो सरफेस टू एयर मार करना हो, एयर टू सरफेस मार करना हो या एयर टू एयर मार करना हो, ये फाइटर ये वो क्षमता के साथ वो हवा में तैनात थे